नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन ज्योग्राफी के अंतिम अध्याय तक पहुंच गए। उसके बाद में रिवीजन शुरू करने वाले हैं और ये अपना आरबीएससी का अंतिम अध्याय है, जिसमें से पिछली बार बोर्ड में एक 1.5 नंबर का क्वेश्चन आया था और एक जो क्वेश्चन था वो आधा नंबर का आया था। छोटा क्वेश्चन भी आता है, बड़ा क्वेश्चन भी आता है। उससे पिछली बार इससे बड़ा क्वेश्चन भी आया था। जहां से क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा। भरोसा रखना, 95 अबव मेरे कंटेंट से आपको मिल जाएंगे। पार्ट का नाम क्या है? मेरे जो ऑफलाइन में है ना, उस उस हिसाब से मैंने ये पार्ट है वो अंतिम में रखा है, जबकि ऑफलाइन स्टूडेंट के ये अंतिम पार्ट है, यानी कि सिलेबस पूरा होने को आया है अभी, उसको पढ़ रहे हैं। अंतिम पार्ट का नाम है अपना भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास। भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास की। सबसे पहले तो मैंने लिखा है कि भारत में नियोजन है वो कैसा नियोजन है? एक केंद्रीय नियोजन, और इसके लिए एक योजना आयोग बनाया गया है, वो इस नियोजन पे कार्य करता है। केंद्रीय नियोजन है और योजना आयोग बनाया गया है जो इसके ऊपर कार्य करता है। अब इसको नाम चेंज कर दिया है योजना आयोग का, अब नीति आयोग भी कर दिया है, लेकिन अपन शुरुआत में यही पढ़ेंगे कि योजना आयोग है वो नियोजन के ऊपर कार्य करता है। भारत में जो नियोजन है उसको करने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती है, जिसमें सबसे पहले जो नियोजन पे कार्य करने वाली पंचवर्षीय योजना थी वो थी चौथी पंचवर्षीय योजना, जो 1969 से लेकर के 74 के बीच में चली और इसमें नियोजन पे जोर दिया गया। फिर उसके बाद में पांचवी पंचवर्षीय योजना भी आई, उसमें भी नियोजन के ऊपर बात की गई। और अभी जो वर्तमान में टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं चल चुकी है इसके बारे में आप मेरे को कमेंट करके बताओ, बता देता हूं। अब तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो चल चुकी है। 5 वर्षों की योजनाएं बनाते हैं, जिसमें भारत के अंदर आर्थिक विकास एवं सतत पोषणीय विकास का लक्ष्य रख करके योजनाएं बनाते हैं। अब योजना बनाने के लिए आयोग है, तो कौन सा आयोग है? पहले ही अपने बात कर दी, कौन सा आयोग है? नीति आयोग। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था वो योजना आयोग था। 1950 में इसको गठन किया गया। जैसे ही अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया और नाम कर दिया इनका नीति आयोग। कब किया? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 से इसका नाम चेंज करते हुए नाम रख दिया इसका नीति आयोग। आपसे पूछ ले, और एक बार ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया था कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो कई विद्यार्थियों ने उस ऑप्शन के अंदर 1950 भी था वो राइट किया, लेकिन नहीं, नीति आयोग की स्थापना तो आप क्या लिखोगे? 1 जनवरी 2015। और यदि आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग की स्थापना, तो 1950 आप लिख सकते हो। ये क्या काम करता है, इसके कार्य क्या है? और कार्य पूछे चाहे उद्देश्य पूछे, किसी भी चीज में आपको कार्य पूछे या फिर उद्देश्य पूछे, तो फिर आप लिखोगे वो उसके कार्य ही लिखोगे। उद्देश्य में कार्य लिखने क्या है? उद्देश्य तो इसको एक तो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तकनीकी सहायता, सलाह देना। क्या देना? तकनीकी सलाह। पहला काम तो इसका क्या हो गया? तकनीकी सलाह। और दूसरा काम इसका रहेगा वो भारत की आर्थिक नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना। क्या है कि ये जो नियोजन है, किस किस प्रकार का नियोजन है? अपन केंद्रीय नियोजन पढ़ा था, उसमें राज्यों की भागीदारी पहले कम थी, तो उसको राज्यों की भागीदारी बढ़ाने के लिए आयोग बनाया गया, जो क्या करता है? नीति आयोग। ये राज्यों को भी सलाह देता है और केंद्र सरकार को भी सलाह देता है। तकनीकी सलाह देगा और दूसरा काम करेगा इनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बीच में मध्यस्थता का कार्य करता है। फिर उसके बाद में है लिखा है अपने नीति आयोग, नहीं, योजन, नियोजन। क्या होता है नियोजन? नियोजन से आप सीधे अर्थ में समझ सकते हो क्या होता है? आर्थिक विकास। नियोजन का सीधे शब्दों में समझे तो क्या है? आर्थिक विकास। नियोजन का सीधे शब्दों में अर्थ है आर्थिक विकास। और नियोजन के 2 उपवर्ग है, यहां से आप ध्यान रखना। नियोजन है उसके 2 उपवर्ग है, एक तो है खंडीय नियोजन और दूसरा आता है प्रादेशिक नियोजन। कैसे है खंडीय नियोजन? जैसे अपन ने प्रथम बुक में कुछ पाठ पढ़े थे, उसमें एक तो पढ़ा था कृषि पढ़ा, उद्योग पढ़ा, परिवहन पढ़ा, संचार पढ़ा। ये सारे के सारे एक अर्थव्यवस्था के एक विशेष क्षेत्र है। इन विशेष क्षेत्रों में यदि कोई योजना लागू की गई है तो क्या होता है? खंडीय नियोजन। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर, जैसे कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, उद्योग, निर्माण, परिवहन या संचार,
इनमें से किसी एक के लिए कार्यक्रम बना करके नियोजन किया गया है, विकास के कार्य किया गया, तो क्या आ जाएगा? खंडीय नियोजन। याद रखना, किसी अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र पे यदि कोई योजना बन गई है तो वो होगी खंडीय नियोजन। और प्रादेशिक नियोजन, अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है क्या है? किसी एक प्रदेश की सारी जो अर्थव्यवस्था की जो मुद्दे हैं उनको साथ में रखते हुए उस प्रदेश का विकास करना, किसी प्रदेश के लिए उसके संसाधनों को उचित उपयोग करते हुए विकास की योजना बनाना, विकास का कार्यक्रम बनाना, क्या कहलाएगा? प्रादेशिक नियोजन कहेगा। अंतर आपको पता चल गया होगा क्या है? खंडीय नियोजन में तो किसी एक अर्थव्यवस्था के किसी एक विशेष क्षेत्र में क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा, तो हो जाएगा खंडीय नियोजन। और प्रादेशिक नियोजन में क्या रहेगा? पूरे प्रदेश के विकास के लिए योजना बनाई जाएगी। आगे यहां से आपके क्वेश्चन आएंगे ना, मैं आपको बताते रहूंगा कि कौन सी जगह से कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से पूछे गए पुराने जो क्वेश्चन है वो भी क्या है, सब आपको मैं बताते हुए ही आगे चलूंगा। क्या क्वेश्चन है? ये जो जिसकी कॉपी है, पिछले साल की मेरी कॉपी है, इसमें जिस विद्यार्थी की है उसके ज्योग्राफी में 100 में से 100 नंबर, और उनसे उन्होंने इसी नोट्स को पढ़ा है केवल, तो आप मेरे पे भरोसा रखना। लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, नियोजन का एक पार्ट है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। याद रखना क्या नाम आ रहा है? क्षेत्र। एक और आगे आएगा बी पार्ट, जिसके अंदर क्या आएगा? लक्ष्य समूह नियोजन। एक तो है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, एक दूसरा आएगा बी पार्ट, ये मैंने ए लिखा है, जो आएगा क्या आएगा? लक्ष्य समूह नियोजन। दोनों में आप अंतर ध्यान रखना, इसके अंदर कौन सी योजनाएं चलाई गई है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन के अंदर, और लक्ष्य समूह के अंदर कौन सी योजनाएं चलाई गई है, ऐसा क्वेश्चन आता है। याद रखना, अभी तो केवल इतना याद रखना है कि कौन से पढ़ रहे हैं अपन? लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। इसके अंदर क्या होगा? नाम से स्पष्ट हो रहा है क्षेत्र, तो क्षेत्रीय सामाजिक विशेषताओं को दूर करने के लिए बनाया गया जो नियोजन की विकास की योजनाएं हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई। तो एक तो जो नहीं है पंचवर्षीय योजना के अंदर भी एक योजना चलाई जाती है, वो योजना तो पहली पंच जो योजना थी लक्ष्य क्षेत्र नियोजन की, उसका नाम था सुखा संभावी विकास कार्यक्रम। सुखा संभावी विकास कार्यक्रम। फिर उसके बाद में एक और चलाई गई जिसका नाम था पर्वतीय विकास कार्यक्रम, जनजातीय विकास कार्यक्रम, और भी थी। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन ये आया हुआ है एक बार, क्या क्वेश्चन था कि सुखा संभावी विकास कार्यक्रम है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना से के अंतर्गत चलाया गया। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? सुख, और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना है? चौथी। अपन चौथी को किससे लिखते हैं? तो इस सबसे शुरू करके लिखते हैं, और ये इधर वाला च, इस च से च याद रखना कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी। एक बार पूछी हुई है बोर्ड में, एक बार क्वेश्चन है। सुखा संभावित जो विकास कार्यक्रम है वो तो चौथी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। और पर्वतीय प, और कौन सी पंचवर्षीय योजना? पांचवी। प से पांचवी, ये भी एक बार। इन दोनों को एक एक बार पूछा गया। क्या क्वेश्चन था? सुखा संभावित विकास कार्यक्रम तो चौथी पंचवर्षीय योजना में, और पर्वतीय विकास कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना में। इसी बार का जो पीछे बोर्ड गया है उसी में ये क्वेश्चन था। अगली है जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो कौन सी योजना में चलाया गया? छठी में। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो छठी में चलाया गया। और उसके बाद में अगली जो योजना आती है उसका नाम है नहर कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो 7वीं में। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र अपने राजस्थान में चलती है, जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाई गई। 4 पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ ली थी अपन। एक तो सुखा जो चौथी से थी, पर्वतीय जो थी 5वीं से थी, और तीसरी जो पढ़ा था अपन ने वो थी जनजातीय, और चौथी है वो कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना। मैंने पहले बताया था कि एक तो आता है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन, और दूसरा है लक्ष्य समूह नियोजन। अब आ गए अपन लक्ष्य समूह नियोजन के अंदर। इसके अंदर ज्यादा विशेषताएं ध्यान नहीं रखना है, दो बातें ध्यान रखना कि इसके अंदर 2 संस्थाएं चलती है। एक तो है लघु विकास किसान संस्था, और दूसरी है सीमांत किसान विकास संस्था। इन दोनों को याद रखना, और नहीं भी याद हो रही है तो भी इनको छोड़ देना, उनको याद रखना। इस वाले मामले को यदि किसी विद्यार्थी से नहीं याद हो रही है तो ये वाले छोड़ देना। लक्ष्य क्षेत्र विकास योजना वाली को 4 योजनाएं याद रखना, और उसमें याद ये रखना है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस समूह के अंतर्गत चलाई गई है।
और अब आते हैं अपने इस पार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। पहली जो योजना पढ़ रहे हैं अपन, पर्वतीय विकास कार्यक्रम। अभी आप बोलोगे कि पहले तो अपन ने लिखी थी कि सबसे पहले कौन सी चली थी, तुका संभव, लेकिन अभी यहाँ पढ़ रहे हैं पर्वतीय विकास कार्यक्रम। प से पर्वतीय और प से पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पर्वतीय विकास कार्यक्रम है कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर चलाई गई है, पांचवी। और इसके ऊपर आप लिख देना कि 100% बोर्ड में आरबीएसई, आरबीएसई के अंदर ये क्वेश्चन 100% आने वाला है। कैसे क्वेश्चन आएगा बता देंगे, लेकिन अभी आप लिख देना कि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस हेडिंग से एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा। पर्वतीय विकास कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये क्या काम करेगी, एक तो इसलाह करती पारिस्थितिकी एवं सामाजिक आर्थिक विशेषताओं के आधार पर बनाई गई। इसलाह करती, पर्वत की इसलाह करती को ध्यान में रखते हुए वहां के जो जीव जंतु है, पर्वतों के अंदर वन अधिक पाए जाते हैं और वनों के अंदर क्या रहेंगे, जीव जंतु अधिक। तो पारिस्थितिकी को ध्यान में रख करके और उसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए वे योजना बनाई गई। और इसके क्या उद्देश्य है, इसके उद्देश्य है वो याद रखना कि पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी, पहाड़ी क्षेत्रों में एक बागवानी, दूसरी रोपण कृषि, पशुपालन, मुर्गा पालन, वानिकी, लघु एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए स्थानीय संस्थाओं का उपयोग में लाना। स्थानीय संस्थाओं का क्यों लाना भाई, स्थानीय संस्थाओं को उपयोग में, स्थानीय संस्थाओं को उपयोग में लाओगे तो स्थानीय लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार। तभी क्या हो पाएगा, पर्वतीय क्षेत्र का विकास, लोगों के पास में रोजगार होगा, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो उनके पास में विकसित होने के चांस है वो बढ़ जाएंगे। तो इसका उद्देश्य है कि पहाड़ी क्षेत्रों में तो एक तो कृषि की, कौन सी कृषि, बागवानी कृषि और रोपण कृषि। आप ध्यान रखना स्थानांतरित कृषि मत लिख देना, स्थानांतरित कृषि इसके अंतर्गत था, वो उसको रोकने का था। स्थानांतरित कृषि की जगह कौन सी कृषि अपनानी है, बागवानी और रोपण कृषि। अब इसके क्षेत्र कौन से, इसके अंतर्गत 15 जो जिले हैं वो बनाए गए हैं। कौन कौन से जिले हैं, तो वो है उत्तराखंड के पर्वतीय जिले थे, कुछ उत्तराखंड के पर्वतीय जिले थे, और असम का उत्तरी कछार क्षेत्र, असम का उत्तरी कछार क्षेत्र है। क्या हो गया, हाँ, क्षेत्र उत्तराखंड के पर्वतीय जिले और असम का उत्तरी कछार क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र और तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र और 15 जिले, टोटल कितने जिले सम्मिलित किए गए, तो 15 जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए। एक तो आ रहा है, अरे क्या तकलीफ हो गई इनको, अब ऐसे वापस से अपन टॉपिक पे आते हैं। 15 जिले इसके अंदर सम्मिलित किए गए और योजना कौन सी पढ़ रहे हैं, पर्वतीय विकास कार्यक्रम पढ़ रहे हैं। पर्वतीय विकास कार्यक्रम पढ़ेंगे तो इसके अंदर तय सी बात है कि पर्वतीय जिले सम्मिलित किए जाएंगे। पर्वतों के 15 जिले सम्मिलित किए गए हैं। 15 कोई क्यों किए जाएंगे, क्योंकि इसकी कुछ शर्तें हैं, बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि असम का उत्तरी कछार क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, तमिलनाडु का नीलगिरी क्षेत्र क्यों लिया गया, कि इसके अंदर चाय की कृषि होती है। असम के उत्तरी कछार में भी, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भी चाय की कृषि, और तमिलनाडु के नीलगिरी के अंदर कॉफी की कृषि की जाती है। बागवानी कृषि रोपण कृषि के उदाहरण है, इसलिए इनको सम्मिलित किया गया। इसके कुछ शर्तें थी, दो शर्तें थी। पहली शर्त तो ये रखी गई थी कि ये जो ऊंचाई है वो इसकी कितनी होनी चाहिए, 600 मीटर से अधिक। ये 1981 के अंदर तय की गई थी, ये योजना है ना, 1981 में ये तय की गई कि इसके अंदर कौन से 15 जिले सम्मिलित करेंगे। ऐसे तो पर्वतीय जिले खूब है, वो तो नहीं सम्मिलित किए। तो कौन सी एक तो विशेषता ये रखी कि ऊंचाई रखी 600 मीटर से अधिक होनी चाहिए पर्वतों की। दूसरी रखी है कि और भी कई योजनाएं चलाई जा रही जो जनजातीय विकास योजना थी, उसके अंतर्गत वो क्षेत्र नहीं आना चाहिए। 600 मीटर से ऊंचाई है और यदि उसके अंदर जनजातीय उप योजना के अंदर सम्मिलित क्षेत्र है तो नहीं लाया जाएगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगली हेडिंग है अपनी। अब इसको पर्वतीय विकास कार्यक्रम को अच्छा और अधिक सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने के लिए कौन कौन से सुझाव दे सकते हो आप, आपसे मन के देने हैं। और कुछ ऐसे सुझाव हैं जो आगे आने वाली विशेषता उनमें भी सेम ही होंगे। और ये वाला मैंने पहले से ही क्या लगा रखा है, इसको ग्रीन, यानी कि इस जो पहले वाली हेडिंग लगाई थी मैंने कहा 100%,
उसके अंदर से क्वेश्चन आया तो भी ये वाला क्वेश्चन है वो आने की संभावना अधिक है। क्या आएगा कि पर्वतीय विकास कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए या फिर और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हो? तो उसके अंदर आपको सुझाव देने, पहला सुझाव है तो इसके अंदर सभी लोगों का इसको योगदान मिलना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि प्रभावशाली लोग हैं वो इसके अंदर भागीदारी ले ले और जो गरीब तबके के या पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं उनको इसके अंदर हिस्सा नहीं मिले तो वो पिछड़ जाएंगे, अमीर और अमीर हो जाएंगे और गरीब और गरीब हो जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगी, एक और ज्यादा खाई बन जाएगी। उसको नहीं है, तो सभी लोगों का इसको योगदान मिलना चाहिए और न कि प्रभावशाली लोगों को। फिर उसके बाद में है स्थानीय संसाधनों का इसका उपयोग होना चाहिए। स्थानीय संसाधनों का उपयोग होगा तो स्थानीय लोगों के पास में आर्थिक मजबूती मिलेगी। जूमिंग कृषि के स्थान पर स्थायी कृषि अपन ने पहले ही बात की थी। इसके अंदर कौन सी कृषि करेंगे? बागवानी कृषि, रोपण कृषि। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में अधिक होती है जूमिंग कृषि, जनजातीय क्षेत्र होता है तो वो क्या कर देते हैं? जूमिंग कृषि करते हैं। तो उनके स्थान पर कौन सी कृषि कहलानी है? स्थायी। और स्थायी में भी कौन सी? स्थायी में भी बागवानी और रोपण कृषि। अगला है पिछड़े क्षेत्रों में बाजार व्यवस्था पर सुधार हो। जो इन पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं उनमें जो बाजार की व्यवस्था है उसमें सुधार होना चाहिए और श्रमिकों को लाभ मिलना चाहिए। पर्यटन उद्योग का विकास होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र है, तो वहां आने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी जिससे एक और नए उद्योग का विकास हो जाएगा। पर्यटन उद्योग का विकास पर ध्यान देना चाहिए। वृक्षारोपण करके इन क्षेत्रों को हरा भरा बनाना जाना चाहिए। फिर उसके बाद में है अवैध खनन को रोकना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ क्या होगा? अवैध खनन, और अवैध खनन को के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ये वाली विशेषता याद रखना। और पशुपालन कार्यक्रम को वैज्ञानिक ढंग से पशुओं एवं चारागाहों की उपलब्धता को ध्यान में रख करके बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं अनियंत्रित पशुचारण कर दो, अनियंत्रित नहीं करना है, इनको ध्यान में रखते हुए बढ़ाना है। कितना टाइम हो गया सर? 20 मिनट हुआ है, तो एक और विशेषता को अपन पढ़ लेते हैं, ये सूखा संभवी वाला। फिर उसके बाद में आज की क्लास को यही एंड करेंगे। आगे दूसरा पार्ट में अपन पार्ट पूरा कर लेंगे। आप जो मैं बातें बता रहा हूं उनको सुनते रहना। जो पॉइंट मैं बता रहा हूं कि ये वाले इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। मैं तो पिछला जो बोर्ड था उससे पिछला बोर्ड था उसमें इस पार्ट में से तो मैंने राइट लगा के बता दिए कि ये जो आपको मैंने अभी आपको बताया था, एक तो जो पंचवर्षीय योजना थी कौन से पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाई गई है वो, और दूसरा इसके सुझाव है। ये कुछ एक मैं पॉइंट लगा के बताता कि ये कम से कम आप याद कर लेना, बेटा पार है आप। तो आपको भी ध्यान रखना है। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, से सूखा तो कौन सी पंचवर्षीय योजना? चौथी पंचवर्षीय योजना। कब चलाई गई? 1973 से 74 के बीच में। अब पंचवर्षीय योजना तो लंबे टर्म में चली थी, 1969 से चली थी, लेकिन ये जो योजना थी वो कब चलाई गई है? 1973-74 के मध्य इसकी शुरुआत हुई है। अब इसका इंग्लिश में नाम है डीपीएपी, याद रख लेना, मेरा नाम लिखा हुआ है क्षेत्र। अब इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र? उसमें तो अपन ने 15 जिले लिए थे। अब इसके अंदर सूखा संभावित क्षेत्र के अंदर कौन से जिले लिए जाएंगे? 1966 में योजना आयोग के द्वारा 67 कब चले, कब जिले लिए गए? 67 में। जिले कितने लिए? 67 की पहचान कर सूखा संभावित क्षेत्रों को रूप में की है। उस वाले में तो 15 जिले थे और इसमें कर दिए 67। और 72 में इसमें सिंचाई के 30% कम सिंचित क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया। सिंचाई का वो क्षेत्र जो कम 30% से कम सिंचित क्षेत्र हो उसको भी सम्मिलित किया। इसके अंदर कौन से राज्यों का भाग आता है? अब सूखा संभावित क्षेत्र में तो कौन से राज्य आएंगे? तो राजस्थान का नाम स्वाभाविक सी बात है, पहला राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र का मराठावाड़ा क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा का पठार और तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु की उच्च भूमि और आंतरिक भाग और कुछ शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र है वो इसके अंदर सम्मिलित किए गए। जो वो क्षेत्र वो राज्य जिले सम्मिलित किए गए जो शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र के भाग आते हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया। अब इसके उद्देश्य क्या है या फिर कार्य क्या है? इसके उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार, पहले वाले उसमें भी अपन ने पढ़ा था कि स्थानीय लोगों को क्या मिलना चाहिए? रोजगार मिलना चाहिए। सूखे के प्रभाव को कम करके उसके साधन विकसित करना, सूखे को प्रभाव को कम करने के लिए क्या करेंगे? सिंचाई सुविधाओं को अधिक से अधिक विकास करना था।
और कौन से कार्य किए गए थे इसमें? शुरू में सिविल निर्माण कार्यक्रम पर बल दिया गया, जिसमें अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती थी। पहले तो श्रमिकों को रोजगार देने के लिए सिविल निर्माण का के ऊपर ज्यादा बल दिया गया और श्रमिकों को रोजगार दिया गया। फिर बाद में सिंचाई परियोजना को लागू किया गया। सूखा संभावित क्षेत्र है तो सिंचाई परियोजना लागू करेंगे, और भूमि विकास कार्यक्रम भी इसके अंदर सम्मिलित था। उसके आगे चारागाहों का विकास सेवाओं चारागाहों का विकास एवं ग्रामीण सेवाओं पर भी जोर दिया गया। अब इसके अंदर सुझाव क्या है, क्या क्या समस्याएं आई थी इसके अंदर, और क्या क्या सुझाव देने हैं अपन को इसमें? इसके अंदर जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि के लिए लोग सीमांत भूमि का उपयोग करने लगे हैं, जिससे भू निम्नीकरण हो रहा है। अपन ने चौथे अध्याय में पढ़ा था कि सीमांत भूमि है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि जनसंख्या अधिक बढ़ रही है। तो लोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए सीमांत क्षेत्र में भी निवास करने लग गए। जनसंख्या वृद्धि के कारण सीमांत क्षेत्र का उपयोग के लिए भू निम्नीकरण हो रहा है। फिर उसके अलावा इन क्षेत्रों में वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा करने, अपन ने इसमें कार्य भी क्या किया, सिविल निर्माण के ऊपर बल दिया, श्रमिकों को अधिक अधिक रोजगार देने का काम किया। तो इसमें यह समस्या आ रही थी कि रोजगार नहीं था, तो लोगों को रोजगार के अवसर उत्पन्न किए गए। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के लोग सूखा प्रभावित क्षेत्र एवं सिंचाई सुविधा के कारण अब सूखे से बच जाते हैं। इन क्षेत्रों में नहरों के अधिक विकास होने से, सिंचाई के अधिक विकास होने से लोग है वो सूखे के प्रभाव से बच गए। अब इसके बाद में आगे आता है समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम, जिसको अपन कल ही पढ़ेंगे। अभी आप दो विकास कार्यक्रम को याद करके आना, एक तो पर्वतीय विकास कार्यक्रम एवं सूखा संभावी विकास कार्यक्रम। धन्यवाद, मिलते हैं आज।